we have our own choice of prime minister. Then why Sardar Patel and why this book? कि जो कभी प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं थे, तो क्यों उन पे ये बुक लिखी गई है कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड, और क्या उनके लिए ये जस्टिफाई करता है, क्या उनकी लाइफ थी, उन्होंने क्या किया है कि ये टाइटल उनको जस्टिफाई कर सके. आई स्टार्ट विद द ऑथर. इनके जो ऑथर है वो है रजनीकांत पुरानिक, एंड ही इज़ एन फिजिसिस्ट, बैंकर एंड अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल. और उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है आईआईटी खड़गपुर से. आईआईटी एज वी नो कि वहाँ पे एंट्रेंस भी बहुत डिफिकल्ट होता है, सो दिस शोज दैट इज एटलीस्ट सम लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, और ये नहीं है कि किसी ने भी ब्लाइंडली बुक लिखी है. रजनीकांत पुरानिक ने 2 सॉफ्टवेयर बुक्स लिखी हुई है, एक नॉवेल लिखी हुई है, 4 नॉन फिक्शन बुक्स लिखी हुई है, और उनकी मेजर बुक है एक नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, और दूसरी है आप एंड केजरीवाल. ये इन्होंने अभी अभी लास्ट 3-4 साल में लिखी हुई है, और लाइकवाइज ये बुक भी उन्होंने अभी 3-4 साल पहले ही लिखी हुई है जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं. ये सजेस्ट करता है कि वो इंटेलेक्चुअल है, और इंटेलेक्चुअल जो होते हैं ना वो नॉर्मली उनके व्यूज़ बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो ये बुक में आपको रिफ्लेक्ट करता है कि उनके व्यूज़ कैसे है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द लाइफ ऑफ सरदार पटेल. So Sardar Patel was born in Nadiad, Gujarat, on 31st October 1875. He did he studied in Karamsad, Petlad, and then in Borsad. And after completing his high school, he started. Uh, after completing his law school, he started practicing in Godhra, and then he started saving money. जो मनी उन्होंने फिर हायर स्टडीज खुद के पैसे से इंग्लैंड जाके उन्होंने की. और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि उनको जाना था, लेकिन उनके ब्रदर ने बोला कि मुझे भी जाना है, एंड ही वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट. तो अपने बड़े भाई जो जिनका नाम विठल भाई था, उनको वहाँ पे भेजने के लिए उन्होंने अपनी टिकट छोड़ दी. और तब वो इतना स्ट्रिक्ट ये सब नहीं था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना पासपोर्ट भी, मतलब सब वीज़ा वीज़ा उनको दे दिया, और वो चले गए. फाइनेंस भी इन्होंने किया था पूरा. तो पहले उनको भेजा, और उसके बाद वो लॉयर बन के आए. उसके बाद सरदार पटेल खुद गए. सरदार पटेल ने वहाँ पे जो 36 मंथ्स का, मतलब 3 साल का कोर्स था, वो 24 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया, और उनको फर्स्ट क्लास ऑनर्स भी मिला, एंड अ प्राइज ऑफ £50. ये दिखाता है कि नॉट जस्ट ही वॉज सेल्फ मेड मैन, ही वॉज ब्रिलियंट ऑल्सो. और जो कोर्स वहाँ के स्टूडेंट 3 साल में कर रहे थे, उन्होंने 2 साल में कर लिया. और हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये 1910 के अराउंड की बात है. तब कितना डिस्क्रिमिनेशन रहा होगा कि बीइंग एन इंडियन उनको बहुत ज़्यादा कुछ वेलकम नहीं मिला होगा वहाँ पे. फिर भी उन्होंने खुद को ये प्रूव किया, और वहाँ से 2 साल में कंप्लीट करके आए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज करियर. सो इस बुक में उनके करियर की भी बात की गई है, दैट हाउ सक्सेसफुल लॉयर ही वॉज. उन्होंने एज एन असिस्टेंट स्टार्ट किया नडियाड में, और काफ़ी इनोसेंट पीपल के लिए, लोगों के लिए वो जस्टिस के लिए लड़े एज अ लॉयर. वहाँ से वो बोरसद मूव हुए. वहाँ भी उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से वो एज अ क्रिमिनल लॉयर चल रही थी. उनको जज की पोस्ट भी ऑफर की गई थी, एंड फाइनली वो अहमदाबाद मूव हुए. और अहमदाबाद में काफ़ी सालों तक ही वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर. अब यहाँ पे ऑथर है, उन्होंने करियर कंपेयर की हुई है नेहरू जी से, कि नेहरू जी वॉज ऑल्सो एन लॉयर, लेकिन उनकी प्रैक्टिस कुछ चल नहीं रही थी. और जबकि हमारे सरदार पटेल जो थे, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर इन अहमदाबाद. सो कंपेयर की गई हुई है दोनों की करियर भी. लेट्स स्टार्ट अबाउट हिज
जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह और जो पार्ट्स लिए थे फ्रीडम फाइटिंग में। सो 1925 में बारडोली में बहुत हैवी फ्लडिंग हुआ था, और बजाय इसकी कि गवर्नमेंट कुछ रिटर्न में दे, कुछ लोगों को हेल्प करे, उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने लैंड रेवेन्यू में 30% इंक्रीज कर दिया। इससे क्या हुआ, लोग खाने को भी तरसने लगे, खाने पीने को कुछ नहीं था, और ऊपर से 30% लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दी। सो लोगों ने सरदार पटेल को रीच आउट किया। सरदार पटेल ने पूरा मोर्चा संभाला, प्रॉपर ग्राउंड प्लानिंग किया, उन्होंने लीडर्स बनाए, वॉलंटियर्स बनाए, और उन्होंने पहले जाके सीधा ये बोला गांव वालों को कि आप ये समझ रहे हो कि ये इजी होगा, तो वो नहीं है। आपको रेडी होना पड़ेगा, एक मेंटल स्ट्रेंथ आपको रखनी पड़ेगी, तभी ये सक्सेस होगा। क्योंकि आप अगर सत्याग्रह करोगे तो गवर्नमेंट उसको तोड़ने की पूरी ट्राई करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। तो आप अगर रेडी हो उस लेवल का सहन करने के लिए, तभी आप करना। एंड पीपल गॉट एनरोल्ड इन दैट कि हाँ हम करेंगे। और तब जाके उन्होंने ये सत्याग्रह लॉन्च किया। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि तब क्या था, लोगों के पास बैल थे, गाय थी, तो गवर्नमेंट जब क्या है कि लोग लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते थे ना, तो ये सब ले जाते थे। तो उन्होंने पहले तो जिन जिन के पास ये गाय थी, बैल थे, वो सब बाहर भिजवा दिए, उनके रिश्तेदारों के यहाँ, गांव वालों के, जो इस आंदोलन से जिस एरिया को कुछ लगता नहीं था, वहाँ सब भिजवा दिया। तो दिस शोज कि किस लेवल का वो प्लानिंग करते थे, और कैसे थ्रू वॉलंटियर्स उन्होंने ये सब किया। और उन्होंने ये सत्याग्रह इतने स्ट्रांगली चलाया कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और गवर्नमेंट को ये लैंड रेवेन्यू जो था वो माफ़ करना पड़ा। और यहाँ से उनको सरदार वाला उपनाम मिला, और तब जाके पूरे इंडिया में फेमस हो गए वो। और कांग्रेस जो चला रही थी ये पूरा आंदोलन अपनी आज़ादी का, उन्होंने भी उनको एज अ एक अव्वल दर्जे का लीडर घोषित किया। इवन जो उन्होंने अपनी टीम बनाई, तो वो टीम भी वो कैसी चूज करते थे, वो बहुत ही बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे बंदे को, कि कैसा बंदा राइट रहेगा उनकी टीम में। सो उनकी टीम में थे वीपी मेनन, जो एक आईसीएस ऑफिसर थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में ट्रांसफ़र करने थे, उसका ओरिजिनल प्लान सारा सरदार पटेल जी के साथ उन्होंने बनाया था। देन वी शंकर थे, ही वॉज ऑल्सो एन आईसीएस ऑफिसर, और वो सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी थे। और एच.एम. पटेल, ही वॉज ऑल्सो एन आईसीएस ऑफिसर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये उनकी समझ दिखाता है कि किस टाइप के बंदे वो पिक कर सकते थे। एंड देन लेट्स मूव टू इलेक्शन फॉर फर्स्ट पीएम। सो 1946 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, और ये साफ था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो बनेगा वही बनेगा इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इस इलेक्शन में ये प्रोसेस थी एवरी ईयर, हर साल ये प्रोसेस होती थी कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की। और इस इलेक्शन में 15 पीसीसी वोट्स टोटल थे, जिसमें से 12 वोट सरदार को मिले थे, और 3 मेंबर ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। अब सरदार पटेल के सामने खड़े थे नेहरू जी, तो गांधी जी ने यहाँ पे इंटरफियरेंस किया, और गांधी जी ने नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने के लिए जिद पकड़ ली कि नहीं, कांग्रेस के लिए प्रेसिडेंट तो नेहरू ही बनेंगे। और उन्होंने सरदार को फोर्स किया कि आप अपना नाम इलेक्शन में से विड्रॉ कर लो। तो ये जो चीज़ है, अगर ये नहीं होती, गांधी जी ने अगर यहाँ पे इंटरफियर नहीं किया होता, तो सरदार पटेल वॉज डेफिनेटली गोइंग टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अगर वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते, तो क्या होता, उसका पूरा यहाँ पे
फिक्शन ऑथर ने दिया है और काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। सरदार पटेल के एंड से अगर देखें तो वो बंदे उनको हम जानते हैं, ही वॉज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि तो उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पे गांधी जी के सामने खड़े हुए कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। नेहरू की इमेज ऑलरेडी ऐसी थी कि ही वॉज प्रो वेस्टर्न, उनको वेस्टर्न आइडियाज बहुत पसंद थे, लेकिन उनकी समझ बहुत इतनी नहीं थी। ही वॉज नॉट वेरी मैच्योर मैन, जबकि सरदार पटेल काफ़ी मैच्योर थे। तो ये जो पूरा इलेक्शन था ना वो पूरा इलीगल था, इमोरल था और अनएथिकल अप्रोच से हुआ था। गांधी जी जिनको हम देखते हैं कि सत्य और अहिंसा की जिनकी हम दुहाई देते हैं, जिनके नाम से हम लोग सत्य और अहिंसा की कस्में खाते हैं, तो उन्होंने इस लेवल पे मिस्टेक की। उनको पता था कि इलेक्शन की ये प्रोसेस है, तो उन्होंने वो प्रोसेस तोड़ के यहाँ पे नेहरू जी को बना दिया प्रेसिडेंट कांग्रेस का, जिसकी वजह से वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सरदार पटेल हाउ ही वाज मैन ऑफ एक्शन। तो हमें पता है कि बहुत बड़ा अगर कोई टास्क हो करना, तो उसके लिए उस टाइप के लोग भी हमें चाहिए। और जब इंडिया की हम बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें, तो जितने बड़े काम थे ना वो सारे दे दिए गए थे सरदार पटेल को। सो सारे हैवीएस्ट बर्डन्स वो सरदार पटेल के कंधों पे डाल दिए थे। वो टास्क की जो सबने बोल दिया ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे से होगा ही नहीं, वो सब सरदार पटेल के पास गए। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 548 प्रिंसली स्टेट्स। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया को छोड़ के इसके साथ 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये ऐसे स्टेट थे कि जो इंडिया में नहीं थे। और ये इन्होंने एक अलग से पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के साथ। और ब्रिटिश एम्पायर ने ये 562 जो स्टेट थे उनका प्लान पूरा ये था कि वो उनको आज़ाद कर दे, और इंडिया, पाकिस्तान और ये 562 और स्टेट जो अलग अलग कंट्री बन सकते थे अगर इंडिया में मर्ज नहीं होते तो जब आज़ादी के टाइम पे इंडिया का अगर हम लोग नक्शा देखें तो जूनागढ़ भी एक अलग कंट्री बनने के लिए रेडी था, हैदराबाद एक अलग कंट्री बनने के लिए रेडी था। लाइकवाइज पूरा अगर हमारा सौराष्ट्र देखे तो वहाँ पे 300 प्लस छोटे छोटे स्टेट थे कि जो खुद एक कंट्री बन सकते थे अगर सरदार पटेल ये पूरा टास्क हाथ में लेते नहीं और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे जो उनकी समझदारी है, सूझ है एक एज अ पॉलिटिशियन, वो दिखती है। ब्रिटिश एम्पायर ने भी सोचा था कि ये करने के लिए 10 से 15 साल लगेंगे इंडिया को, और तब तक तो इंडिया बर्बाद हो चुका होगा। वो टास्क सरदार पटेल ने 10 से 15 महीनों में कंप्लीट करके दिखाया। उन्होंने 540 प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया में आ रहे थे वो इंडिया में ले लिए, उनको समझाया, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाई, और विद इन 10 to 15 मंथ्स उनको एनरोल कर लिया, उनको इंडिया में ले लिया। और 14 प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान में गए। और दूसरा उनके पास टास्क था पार्टीशन ऑफ असेट्स। सिर्फ जियोग्राफिकल असेट्स, लोकेशन नहीं और एरिया नहीं, पूरा जो हमारा ट्रेजरी था, कैश था, रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स था, रेलवेज, हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, प्रिंटिंग प्रेस, हॉस्पिटल्स, आर्मी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये सारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करके दिया। ये भी वो टास्क था कि जो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इतना बड़ा टास्क था। सोचिए इतनी बड़ी कंट्री, उसका पार्टीशन हो रहा है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये है। सो दिस वाज हिज अचीवमेंट। पार्टीशन के टाइम पे उनके अगर विज़न की हम बात करें तो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया, ये डिसाइड हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को 55 करोड़ देगा अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान खुद।
और सरदार ने सजेस्ट किया कि जब तक ये सारी चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ तनाव चल रहा था वो सेटल नहीं हो जाता तब तक हम 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही पैसा रिलीज होगा पाकिस्तान वही पैसा यूज करेगा इंडिया के सामने लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे नेहरू जी और बापू उन्होंने अपोज किया, उन्होंने बोला ये इलीगल है, ये अनएथिकल है, हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसका हमें आज तक चुकाना पड़ रहा है पूरा, कि पाकिस्तान ने वही पैसे लेके जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया और आज जो पीओके हम बोलते हैं वो अपने कब्जे में कर लिया। अब पीओके भी जो है ना वो एक अलग ही ब्लंडर है। जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखें 548 प्रिंसली स्टेट जो है ना वो 548 में से 547 स्टेट्स जो थे वो सरदार पटेल ने खुद किए और मर्ज, और एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, वो नेहरू जी ने बोला कि मैं देखूंगा, इसमें और कोई नहीं बीच में पड़ेगा। पूरा टास्क दिया हुआ था सरदार पटेल को, फिर भी उन्होंने इंटरवेंशन किया नेहरू जी ने फॉर हिज ओन रीजंस, जो आज हमें पता नहीं है क्या रीजंस थे। सोचिए कि अगर वो जॉब भी अगर इनके पास होता सरदार पटेल के पास, तो आज जम्मू एंड कश्मीर में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो होता ही नहीं, क्योंकि जूनागढ़ के राजा ने भी बोला था मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो हमने वहाँ पे अटैक कर दिया। हैदराबाद के राजा ने बोला था कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ या तो मैं इंडिपेंडेंट कंट्री रहूंगा, तो उनके ऊपर भी अटैक करके इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी को भेजा और उनको वहाँ पे इंडिया का रूल एस्टाब्लिश किया। सो ये उनकी ब्रेव और बोल्ड डिसीजंस दिखाता है। ये जम्मू एंड कश्मीर की तरह हम लोग यूएन में लेके नहीं गए। अगर सोचिए कि अगर वो भी हम यूएन में लेके जाते जो नेहरू जी इंसिस्ट कर रहे थे, तो उनकी भी हालत वही होती जो आज जम्मू एंड कश्मीर की है। सो यहाँ पे वो दिखाते कि वो कितने डिटरमाइंड थे और नेहरू जी कितने अपने ही उनको लगता था कि मैं बहुत आइडियलिस्टिक हूँ, सब अच्छी तरह से होना चाहिए, हम अपनी इंटरनल मैटर के लिए, हमारी घर की मैटर के लिए हम लोग तीसरे पर्सन को पूछने जाएंगे जो यूएन है। और उनको यूएन में क्या होता है कि सब कंट्री अपने अपने मतलब देखती है। जो सरदार पटेल देख सकते थे, नेहरू जी को लगा कि नहीं वो सब अच्छे अच्छे से करेंगे और हमको उसी तरीके से जाना चाहिए, और वो नहीं हुआ जो आज भी हम जे एंड के में फेस कर रहे हैं। वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। पेपर वर्क से वो कभी लोडेड नहीं रहते थे, उनको ये पता था कि कैसे वर्क किया जा सकता है। लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन लेते थे वो, और ऑलवेज उनकी स्टाइल थी कि वो लोगों को प्रेज करते थे, और उनके अंडर में जो भी मिनिस्ट्री आई वो हमेशा ही प्रोग्रेस की है। एंड जो वो एक कांग्रेस ही थे हमेशा, लेकिन उनके साथ जो इनजस्टिस था वो उनकी डेथ के बाद भी चला। 1950 15 दिसंबर को उनकी डेथ हुई और उनको भारत रत्न मिला 1991 में। जबकि ऐसे ऐसे लोग कि हमने नाम नहीं सुना है ना, वैसे लोग भी भारत रत्न उनको मिल गया। नेहरू जी ने उनको कभी प्रमोट नहीं किया कि ये हमें इनको भारत रत्न देना चाहिए, या इंदिरा गांधी उनके बाद आए, किसी ने नहीं किया। नेहरू ने बोला था काफ़ी लोगों को, इवन प्रेसिडेंट को, कि सरदार के फ्यूनरल पे कोई नहीं जाएगा। उनके पोर्ट्रेट भी सेंट्रल असेंबली में नहीं लगे थे, और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया तब तक उनका कोई मेमोरियल भी नहीं था कैपिटल में, जबकि हम देखेंगे तो गांधी जी और नेहरू और उनका आप हर जगह पे देखते हो। सो ड्यू उनको जो मिलना चाहिए था वो कभी इंडिया ने उनको दिया दिया ही नहीं। एंड टुडे वी नो सरदार वल्लभ भाई पटेल एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, द मैन बिहाइंड इंडियाज यूनिटी, की जिनकी वजह से ये सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया में जुड़े, और इंडिया का जो ज्योग्राफी है, पाकिस्तान चला गया ना उससे ज़्यादा एरिया ये 548 स्टेट मर्ज इंडिया में करके उन्होंने हासिल किया है। वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे।